संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। युवाओं की अहमियत किसी भी चुनाव में बड़ी होती है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या ऐतिहासिक हो तो उसके सीधे मायने ये हो जाते हैं कि सभी पार्टियां लुभाने के लिए थोड़ा सा अतिरिक्त जोर वहां पर लगा देती हैं। लेकिन मुद्दे एक दो नहीं है। अगर देश की ओर देखते हुए मुद्दे हैं तो रोजगार के मुद्दे को भी बड़ा बताया जा रहा है। इस सब के बीच देश के फर्स्ट टाइम वोटर्स युवा की तरफ है। मतलब जहाँ भी जाते हैं सेफ्टी अपने आप को एक परफेक्ट पाते हैं। कहीं भी आ जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। नए युवा वोटर्स की शक्ति को सियासत खूब समझती है। चुनावी वादों और विचारधारा के इरादों से नए वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए हर चुनावी दल जी जान से जुटा है। लेकिन गैजेट्स और इंटरनेट की ताकत से लैस फर्स्ट टाइम वोटर सबके वादों और नियत को मन ही मन तौल रहा है। हर युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। यदि रोजगार हमें प्रदान किए जाते हैं तो उसके आधार पर ही हम वोट देने का प्रयास करेंगे। मुद्दे जो रहे मेडिकल सुविधाओं को लेकर रहे हैं, मोदी जी ने बहुत ध्यान दिया है। मेडिकल कॉलेज भी बनवाए बहुत सारे। पेपर हो रहे वो कैंसिल हो रहे। छात्र प्रति वर्ष 3 बार एक ही पेपर दे रहा है फिर भी कैंसिल हो रहा है। तो इस कार्य में विशेष ध्यान होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि बेरोजगार जैसे जो पढ़ चुके हैं बच्चे, तो उनके लिए कुछ रोजगार का साधन होना चाहिए। बाद बाकी सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब की बार फर्स्ट टाइम वोटर्स की अहमियत सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इनमें से अधिकतर का जन्म यूपीए सरकारों के समय हुआ, लेकिन वो बड़े हुए मोदी सरकार के निरंतर 1 दशक के कार्यकाल के दौरान। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अपनी अपनी तरह से इन नए वोटर्स को लुभाने में जुटे। लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, राष्ट्र का भविष्य उतना ही बेहतर होगा। इस भागीदारी के कई तरीके हैं। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। हम मनरेगा प्रोग्राम लाए थे, रोजगार का अधिकार। लाखों लोगों को फायदा हुआ, अधिकार दिया हमने। वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को, सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं।
इस बार सबसे बड़ी संख्या के साथ मतदान का विश्व कीर्तिमान बनने जा रहा है, जिसमें देश के फर्स्ट टाइम वोटर्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार देश में कुल मतदाताओं की संख्या 96.8 करोड़ है। इनमें से 49.7 करोड़ पुरुष और 47.1 करोड़ महिलाएं हैं। इन्हीं आंकड़ों के बीच 1.8 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। जितने महत्वपूर्ण ये नए मतदाता सियासत के लिए हैं, उतना ही महत्वपूर्ण ये चुनाव इन नए मतदाताओं के लिए भी है। सवाल ये उठता है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स कैसे बनाते हैं अपनी राजनीतिक राय? फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए किस दल के पास है क्या एजेंडा? फर्स्ट टाइम वोटर्स का वोट कैसे असर डाल सकता है चुनाव पर? पहली बार वोट होगा? हाँ, हाँ? हाँ। क्या इम्पोर्टेंट होता है? एम्प्लॉयमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं बीएचयू की स्टूडेंट हूँ। उस हिसाब से मेरा एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने का मौका मिले। जैसे कि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम देख रहे हैं कि पेपर्स लीक हो जा रहे हैं, जो कि बहुत हर्टफुल होता है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग एक ऑप्शन देखते हैं प्रेजेंट सरकार का, या प्रेजेंट सरकार से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं? मैं अगर जो अपना बताऊँ तो मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से ये इम्प्रूवमेंट चाहती हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। सुरक्षा कैसी है लड़कियों की? हाँ, वो तो बढ़िया है। सोशल मीडिया के दौर में युवा सामाजिक परिवर्तन से लेकर राजनीतिक परिवर्तन की नींव रखते हैं। परंपरावादी राजनीति से अलग उनका दृष्टिकोण तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाता है। भारत में फर्स्ट टाइम वोटर्स की आबादी इतनी है जितनी कई देशों की कुल जनसंख्या नहीं होती। ऐसे में नए वोटर का वोट किस ओर जाता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। युवाओं से जुड़े मुद्दों में सर्वप्रथम आता है रोजगार। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परीक्षाओं में अगर पेपर लीक जैसे मामले उठते हैं तो उनका कितना असर इन फर्स्ट टाइम वोटर्स के मन पे पड़ रहा है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। तो आपने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम किया और किसी ना किसी कारण आप पास नहीं हुए, तो फिर बैकअप क्या है? बैकअप है? नो बैकअप। बट आप लोग यंग जनरेशन हो बॉस, अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे तो कौन करेगा? सत्ता पक्ष का दावा है कि रोजगार को लेकर मोदी सरकार का विजन स्पष्ट है। विपक्ष का आरोप है कि बेरोजगारी देश की बड़ी समस्या है। एक राय उन नौजवानों और नवयुवतियों की भी है जो पहली बार वोट डालने की तैयारी कर रहे हैं। सो मैम, मेरे लिए मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो पर्टिकुलरली मैम मेरे को जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। सो उस चीज को देखते हुए मेरा फोकस तो यही रहता है कि अभी सेंटर में जो यूनियन पावर है बीजेपी है वही रहे। सो मेरा कंसर्न तो यही है। आपके हिसाब से दुनिया में स्ट्रांग हुआ है भारत? जी बिल्कुल। हम आए हैं राउसगंज से, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से आए हैं। शिक्षा मेन है, इसलिए वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हम लोग एक निचली जाति में पढ़ते हैं, निचला बैकवर्ड एरिया में, तो वहाँ पे जहाँ पे इतना अच्छा यहाँ शिक्षा मिलता है वहाँ पे नहीं मिल पाता है। कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत एक मेजर प्रॉब्लम है कि बच्चे दूर से आते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों को मंदिरों में रहना पड़ता है ड्यू टू द कॉस्ट, क्योंकि जो होटल की फैसिलिटीज चाहे गेस्ट हाउस की जो फैकल्टी होती है उसके आधारित पे कॉस्ट उसका बहुत जो होता है वो हाई होता है। पीएम का चेहरा देखकर होता है वोट या नहीं, उनके काम को देख के। राजनीतिक बयानबाजी से अलग आपको दिखाते हैं कि आंकड़ों में रोजगार और बेरोजगारी कहां पर है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 15 से ऊपर की उम्र में बेरोजगारी की दर इस प्रकार है। 2018-19 में बेरोजगारी की दर 5.8% थी, 2019-20 में 4.8%, 2020-21 में 4.2%, 2021-22 में 4.1% और 2022-23 में 3.2% आंकी गई। डिक्लेयर है
और मुख्यमंत्री को क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रोजगार होगा तभी बिहार तरक्की करेगा। और आप देख लीजिएगा, मैंने सिर्फ 2 बात की है। ऐसे तो हमने मेगा फूड पार्क भी शुरू किया, जाकर आप देख सकते हैं। मोतीपुर जाएंगे तो आपको लगेगा फरीदाबाद आ गए, इतना रोजगार है वहां। आप बिहटा जाएं, आप बेला इंडस्ट्रियल एरिया जाएं, हजारों महिलाएं काम कर रही हैं मशीन पर, तो जाकर देखना भी चाहिए कभी। 12 करोड़ लोगों ने इस दौरान अपनी नौकरी गंवा दी। 12 करोड़, उसमें से 9 करोड़ लगभग स्मॉल ट्रेडर्स, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं और जो श्रमिक लोग हैं, 9 करोड़ तो वही हैं। और 1.78 करोड़ जो सैलरीड लोग हैं और 1.8 करोड़ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, तो ये 12 करोड़ बनता है। मौसम चुनावी है तो बेरोजगारी के मुद्दे का जिन मैदान में है। प्रधानमंत्री मोदी फर्स्ट टाइम वोटर्स के साथ युवाओं से लगातार संवाद कर रहे हैं और रोजगार की गारंटी के साथ विकसित भारत के लिए उनका आह्वान कर रहे हैं। हर किसी को अपने जीवन काल में एक सुनहरा मौका जरूर देता है। भारत के युवाओं के लिए समय का वो सुनहरा मौका अभी है। अमृत काल का ये कालखंड है। आज आपके पास मौका है इतिहास बनाने का, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का। दूसरी तरफ विपक्ष की रणनीति है रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए युवाओं के बीच अपनी पैठ बनाने की। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो किया है वह हमारे आपके सामने है। चुनावों में अगर बेरोजगारी राजनीतिक दलों के बीच एक बड़ा मुद्दा है तो आम जनता के बीच भी ये मुद्दा है। इंडिया टुडे ने सी वोटर के साथ मिलकर जब देश का मिजाज जानने के लिए सर्वे किया तो बेरोजगारी को लेकर जनता का मूड सामने आया। 25.9% लोग देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को मानते हैं। महंगाई को समस्या बताने वाले लोग 19.3% थे। गरीबी को समस्या मानने वाले 7.4%। 5% जनता ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बताया। फर्स्ट टाइम वोटर्स के बीच बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा रहेगा, उनकी वोटिंग का पैटर्न इस पर भी निर्भर कर सकता है। यूथ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे अभी रिपोर्ट भी आई है एक, उसमें था कि जो एजुकेटेड यूथ भी हैं उनकी भी एम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है, बढ़ने की जगह कम होती जा रही है। तो सबसे बड़ी चीज तो जो मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव आना जरूरी है। जैसा कि हम करंट सिनेरियो देखते हैं, अगर हम एकेडमिक्स में भी आना चाहे तो हमें लगता है कि जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हो रहे हैं उतनी वैकेंसी नहीं जनरेट हो पा रही है गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट पॉलिसी के द्वारा। तो इस कारण से मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री देश की सामाजिक व्यवस्था को 4 जातियों में विभाजित करते हैं: महिला, किसान, गरीब और युवा। विपक्ष भी युवाओं को अपनी घोषणाओं में प्राथमिकता से स्थान दे रहा है। युवा वो इकाई है जिस पर सबका फोकस है। निश्चित तौर पर युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स का मत इन चुनावों में बड़ा असर डालेगा। पूरे देश को राज्यवार अगर हम देखें तो सबसे अधिक फर्स्ट टाइम वोटर्स राजस्थान से हैं, जहां 22,71,000 युवा मतदाता हैं, नए मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश दूसरे क्रम में आता है, जहां पर 20,40,000 पहली बार वाले मतदाता हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। ऐसे में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स के मुद्दे हैं वो प्रमुखता से इस समय सेंटर स्टेज लेते हुए नजर आ रहे हैं। पेपर लीक हुई तो बेरोजगारी का ही वो एक कारण है। अगर लोग रोजगार होंगे
तो कोई बेरोजगार बचेगा नहीं जो वो काम करे, पैसा का कमी है। लोग मेहनत करके आप मान लिए कट ऑफ निकालते हैं, फिर पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया। काहे हुआ? तो पेपर लीक हो गया। कहीं से भी पेपर लीक हो रहा है तो उसमें हम लोग कहाँ से गलती है? अभी ग्रेजुएशन कर लिया, अभी तक इनका नौकरी का कोई पता नहीं है, बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, ना वैकेंसीज आ रही हैं। बिहार में शिक्षा भी बहुत नीचे जा रही है। पेपर लीक तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जो स्टूडेंट इतना मेहनत करके गए पेपर देने के लिए, जब पेपर लीक हो जाता है तो डिप्रेशन क्या होता है वो लोग को समझ आता है। चुनावों में शिक्षा व्यवस्था एक मुख्य मुद्दा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाल ही में विपक्ष ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया, तब शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा खूब सुनाई दिया। मिलकर एक नया भारत बनाते हैं, 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत। हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। विपक्ष को उम्मीद है कि शिक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा सकता है, जबकि बीजेपी को विश्वास है कि नई शिक्षा नीति, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल शिक्षा के जरिए जो काम उनकी सरकार ने किया वो युवाओं के बीच वोटिंग का अहम मुद्दा रह सकता है। आपको 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। युवाओं के लिए अब देश में आधुनिक स्किलिंग इकोसिस्टम भी तैयार हो रहा है। हाथ के हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। पीएम कौशल विकास योजना की मदद से करोड़ों युवाओं को स्किल से जोड़ा गया है। देश में नए आईआईटी, नए एनआईटी लगातार खुलते जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था का सवाल हम फर्स्ट टाइम वोटर्स के बीच भी लेकर गए। अगर बीते कुछ समय की घटनाओं पर ध्यान दिया जाए तो पेपर लीक और नकल का मुद्दा शिक्षा व्यवस्था के सामने चुनौती बनकर उभरा है, और ये भी इस बार चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। जो पेपर लीक हुए हैं, जो अब तक की 10 परीक्षाएं पेपर लीक हुई हैं, उन नकलची माफियाओं के बारे में क्या कहेंगे? जो पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग ही करा रहे हैं, उन माफियाओं के बारे में क्या करेंगे? लीक माफिया, पेपर लीक माफिया, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये बीजेपी की सरकार आती है, पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हुआ तो अद्भुत एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिखा हुआ है। जो बच्चे, जो नौजवान जिनका भविष्य खिलवाड़ ये लोग कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ, जो तैयारी, जो मेहनत वो करते हैं, जो उनके पिता आर्थिक रूप से जो सहयोग करते हैं बच्चे को पढ़ाने में, वो सारा बर्बाद हो जाता है। कहीं पर भी कोई पेपर लीक हुआ है तो उसका खुलासा हुआ है, पकड़ करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई है। भारत सरकार ने तो अब बहुत बड़े जुर्माने के साथ और कारावास तक का एक कानून भी बना दिया है। पेपर लीक और नकल को लेकर युवाओं के बीच भी एक राय बनती हमें दिखी। मुद्दा हम लोग के लिए विकास होगा। शिक्षा में जो सरकार अच्छी काम करेगी, युवाओं को रोजगार देगी। मुद्दा हम लोग के लिए पढ़ाई रहेगा, जैसे पेपर लीक वगैरह हो गया और बहुत सारा बेरोजगार हो गया। मुद्दा हम लोग का बेरोजगारी होगा, और जो हम लोग को कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी सरकारी नौकरी आ रहा है। जैसे भविष्य के रास्ते पर आगे बढ़ रहे युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां किसी सपने से कम नहीं होती, लेकिन पेपर लीक और नकल के बाद परीक्षा रद्द का दाग उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। अब सबके लिए चिंता इस समय सबसे बड़ी नौकरी ही होगी, भर्ती होगी। हाँ जी मैम, मैं अमित कुमार हूँ। मैम मैं पिछले साल 5 महीने से एग्जाम दे रहा हूँ। 3 स्टेट में मैं एग्जाम दिया और तीनों स्टेट में 5 पेपर कैंसिल हो गए लीक की वजह से। कानून, बेहतर कानून पर अमल चाहते हैं आप लोग? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस।
आप भी पेपर लीक का शिकार हुए हैं? आप में से कितने हैं जो पेपर लीक का शिकार हुए हैं? सभी हाथ उठाकर दिखा दीजिए एक बार। सभी लोग शिकार हुए हैं? सब लोग पेपर लीक का ही शिकार। आप लोग वोट करने के लिए जाएंगे, पहली बार वोट करने के लिए केंद्र की सरकार को चुनने के लिए जाएंगे, तो क्या उम्मीद लेकर जाएंगे? हम ये उम्मीद ले जाएंगे कि वो हम लोगों को रोजगार की व्यवस्था करे। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार 2017 से 2023 तक 7 सालों में अलग अलग राज्यों में पेपर लीक के 70 से ज्यादा मामले सामने आए और 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का पेपर 6 बार लीक हो चुका है। पश्चिम बंगाल में राज्य बोर्ड परीक्षा के पेपर कम से कम 10 बार लीक हुए। तमिलनाडु में 2022 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक हुए। इसी तरह अगर परीक्षाओं के पेपर लीक की घटनाओं पर ध्यान दिया जाए तो राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में 5 साल के अंदर सरकारी भर्ती परीक्षा के पेपर 18 बार लीक हुए, जिससे 1.25 करोड़ युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया। पेपर लीक के मामलों में हंगामा भी खूब हुआ और राजनीति भी। कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार मजबूर होकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए संसद में लोक परीक्षा विधेयक लेकर आई। इसमें पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ 3 से 5 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माना और इस तरह से संगठित अपराध में 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। ये विधेयक लाया जा रहा है जहां पर के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले ये दुष्ट लोग, ये जो गुनाह का पाप करते हैं, उनके लिए सजा की कोई ना कोई प्रावधान हो। चुनावी माहौल में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षाओं की समुचित व्यवस्था एक मुद्दा है और युवाओं के बीच ये निश्चित ही असरकारी रहेगा। स्कूल से निकलकर कॉलेज, इसमें ही बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। एक तो होता है कि आप और कितने जिम्मेदार हो रहे हैं, दूसरा आप पर वोट देने का दायित्व भी आ रहा है। पर आपको आजादी घर से कितनी मिल रही है, ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि समाज में सुरक्षा का माहौल कैसा है। सुरक्षा एक आंकड़ा भी, आम लोगों के लिए जरूरत, राजनीति के लिए तर्क या मुद्दा, लेकिन एक नए बालिग हुए युवक या युवती के लिए सुरक्षा स्वतंत्रता का पर्याय। वोट डालना तो हर एक नारी का कर्तव्य होता है, पर वोट उसे दें जो हमारे लिए मतलब सेफ्टी है। योगी और मोदी जी सबसे ज्यादा लड़कियों की तरफ है, मतलब जहाँ भी जाते हैं सेफ्टी अपने आप को एक परफेक्ट पाते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, खासकर अखिलेश की सरकार में। आप लोगों को सेफ्टी लगता है? हाँ, पूरा कहीं भी आ जाने कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। हम लोगों को हर एक बात गौर से सुनी भी जाती है। वोट करने का सेफ्टी, हम लोग कहीं भी जा सकते तो हम लोगों को सेफ फील होता है, जगह लाइटें हैं, कहीं भी जाए, और पहले ये नहीं था। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए सुरक्षित महसूस करना केवल अपराध से सुरक्षित रहना नहीं है, बल्कि आजादी के साथ अपने कामों को अंजाम देना है। मैं प्रेजेंट टाइम की सरकार में बहुत ही एग्री हूँ, क्योंकि इस टाइम गर्ल्स सेव हैं, लेट नाइट वो ड्यूटी कर सकती हैं। पास्ट टाइम में ये सब नहीं था, क्योंकि उस टाइम लड़कियां बहुत ही अनसेफ थी, इस टाइम वो सेव करती हैं। तो प्रेजेंट टाइम की सरकार इसमें मुझे बेस्ट लगती है। मुझे लगता है ये सरकार काफी अच्छी सिक्योरिटी हमें दे रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें डर, अब हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। पहले आए दिन यहाँ पे मारपीट होती रहती थी, गोली चलती रहती थी, मर्डर होते रहते थे। रात को जब सुबह उठते थे तो हमें सुनाई देता था कि ये आदमी यहाँ पे गोली मार दिया गया है इसको, पर अब ऐसा नहीं होता। 24 घंटे हमारे रोड पे 100 नंबर टहलती रहती है। तो अब ये डर खत्म हो गया, बिल्कुल महिलाओं को, युवाओं को, सबका ये डर खत्म हो गया है। बिल्कुल 1.8 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स जब वोट डालने जाएंगे तो यकीनन किसी भी पार्टी के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। इसीलिए हर दल पूरी कोशिश में लगा है कि ये फर्स्ट टाइम वोटर्स उनके साथ ही चलें।
युवा मन पूरे विश्व के विचारों को हमेशा मथता रहता है। ऐसे में चुनावों में ये कहना कि केवल 1 या 2 मुद्दे उनके लिए अहम है, गलत होगा। देश से जुड़े मुद्दे पर क्या कहता है फर्स्ट टाइम वोटर? पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। मैं अगर वोट डालने जाऊँ तो मैं ऑब्वियसली मोदी जी को वोट देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी इतना कुछ नहीं कर पाएंगे जितना कुछ मोदी जी ने किया। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे तो ये बोलना वैसे आसान नहीं है कि देखा जाए तो कोई भी सरकार ऐसे काम तो खैर सब ने किया ही है। विकसित भारत के लिए 400 पार। डेवलपमेंट की बात की जाए, इकोनॉमिक्स की हमारी मतलब इन अ वर्ल्ड 5th रैंक है हमारी, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखा जाए तो हम इकोनॉमिकली अगर देखा जाए हमें तो कहीं ना कहीं बहुत बेटर हो रहे हैं पहले से बीजेपी। पूरा देश कह रहा है अब की बार बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा अगर गढ़ा है तो इसके पीछे कश्मीर से धारा 370 हटाना और आने वाले समय में विकसित भारत के लक्ष्य का संकल्प है। बीजेपी की हर चुनावी सभा में राष्ट्रवाद का मुद्दा प्रमुखता से गूंजता है। भारत को संवैधानिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए मोदी जी ने जो प्रयास पिछले 10 वर्षों में किए हैं, वो इस देश के इतिहास में दावे के साथ मैं कह सकता हूं पहले कभी नहीं हुआ है। कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध किया है। बीजेपी ने राष्ट्रवाद के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी इस बार अपने चुनाव प्रचार में जगह दी है। बीजेपी के चुनाव प्रचार के केंद्र में राष्ट्रवाद के तौर पर कश्मीर से धारा 370 हटाना, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, सैन्य शक्ति का विस्तार, ब्रह्मोस तेजस से लेकर INS विक्रांत और गगनयान की उपलब्धि शामिल है। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना हो, जैसे उन लोगों ने हर स्तर पर सेना को निराश करने का, हतोत्साहित करने की मानो कसम खा रखी थी। लेकिन आज जो सरकार है वो दुनिया के किसी देश के दबाव में नहीं आ सकती। हम राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम के मंत्र पर चलने वाले लोग हैं। इसी तरह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर निर्माण शामिल है। इसके अलावा देश भर में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर सहित कई मंदिरों को भव्यता प्रदान करना शामिल है। लोकतंत्र का एक नया मंदिर तो हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया, उसका निर्माण तो किया ही है। वही अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण करके उन्होंने भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, उन्होंने अयोध्या में भव्य राम के मंदिर का निर्माण कराकर उन्होंने भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक नए अध्याय की शुरुआत की है। मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम जन्मभूमि के मुद्दे को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। तो जब फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात आती है तो राष्ट्रवाद उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा होता है? क्या वो अपने निजी हित को देखते हैं या फिर देश हित भी उनके वोटिंग पैटर्न पर असर डालता है?
हाथों में मोबाइल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, आमतौर पर युवाओं को घर पर इसके लिए डांट पड़ सकती है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां इसी सोशल मीडिया के जरिए उन युवाओं के दिलों तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। पर वो युवा सोशल मीडिया के जरिए अपने किस नेता से सबसे ज्यादा कनेक्ट करना पसंद करते हैं? तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। ये जो डिसीजन आपने लिया है, ये आपका डिसीजन है या समाज का डिसीजन है या मामा पापा का डिसीजन है या भाई का डिसीजन, किसका है? आपका है। सो समाज का डिसीजन, हाँ, समाज का है। कैसे हैं आप सब लोग? प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में दिल्ली में सोशल मीडिया से जुड़े प्रभावशाली युवाओं को सम्मानित किया, उनसे चर्चा की। इसी तर्ज पर दूसरे दल भी युवाओं से सोशल मीडिया के जरिए अधिक से अधिक जुड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार कर मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। नेताओं को यह एहसास अच्छी तरह है कि सोशल मीडिया से कटाव उनकी राजनीतिक महत्ता को कम कर सकता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और फॉलोअर्स की संख्या टिकट दिलाने या पार्टियों में कद बढ़ाने में भी सहायक होने लगी है। सोशल मीडिया पर युवाओं का बड़ा नेटवर्क राजनीतिक शक्ति की प्रेरणा बन चुका है। कि सोशल मीडिया पे मैं मोदी को फॉलो करता हूँ, राहुल गांधी को फॉलो करता हूँ। मैं सोशल मीडिया पे मैं सबसे ज्यादा तो मैं कानून मंत्री अनुराम जी मेघवाल को करता हूँ फॉलो, और नरेंद्र मोदी साहब को, और मेरे सबसे प्रिय लोक नेता राजेंद्र राठौड़ सर को। अगर फैमिली से देखा जाए तो फैमिली पे भी जैसे सारे मोदी सरकार को फॉलो करते हैं, एंड आई थिंक एज अ फर्स्ट टाइम वोटर मे बी माई वोट विल ऑल्सो गो टू दैट साइड। सोशल मीडिया में मैं जयशंकर को फॉलो करता हूँ, जो अपने फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनकी पॉलिसी मतलब कहीं ना कहीं उनका बहुत तरीका बोलने का, डील करने का दूसरे देशों से बहुत अच्छा है, और बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट बहुत ही अच्छे हैं। पिछले चुनावों के दौरान फर्स्ट टाइम वोटर्स और युवाओं के बीच लोकनीति CSDS सर्वे से पता चलता है कि 18 से 22 की उम्र के युवा सबसे अधिक सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, और उस समय के फर्स्ट टाइम वोटर इसमें सबसे अधिक सक्रिय थे। राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर एक्टिव युवाओं को अपनी ओर करने के लिए उनके साथ बैठकें कर रही हैं, उन पर धन खर्च करने को तैयार है, क्योंकि यह बखूबी पता है कि इनका एक एक वीडियो लाखों करोड़ों लोगों तक उनकी बात पहुंचा सकता है। मीडिया चेंज हो रहा है। एक समय था लोग अखबार पढ़ते थे। जब अखबार पढ़ते तो ये वैज्ञानिक रिसर्च है कि आपके सारे न्यूरॉन्स किसी एक विषय पर केंद्रित हो जाते हैं। इसीलिए किताब में पढ़ा हुआ जो शब्द होता है या अखबार में पढ़ा शब्द वो लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये सदैव और सर्वत्र है। तो आप कहीं भी हो, मोबाइल खोलिए, आपको रील मिल जाएगी, आपको पोस्ट मिल जाएगी, आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको ऑडियो मिल जाएगा। इसलिए सोशल मीडिया सदैव सर्वत्र आपकी सेवा में है, इसलिए लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। अभी अगर देश के प्रमुख नेताओं की सोशल मीडिया पर उपस्थिति और उन्हें फॉलो करने वालों की संख्या देखी जाए तो ये अंदाजा लगता है कि कौन सोशल मीडिया पर लोगों की अधिक पसंद है। प्रधानमंत्री मोदी के एक्स पर 96.9 मिलियन फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 88.2 मिलियन और फेसबुक पर 49 मिलियन फॉलोअर्स हैं। राहुल गांधी के एक्स पर 25.3 मिलियन फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 6.4 और फेसबुक पर 6.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अरविंद केजरीवाल के एक्स पर 27.4 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 2.1 और फेसबुक पर 9.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अखिलेश यादव के एक्स पर 19.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 1.3 और फेसबुक पर 8.1 मिलियन फॉलोअर्स। ममता बनर्जी के एक्स पर 7.4 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 3,84,000 और फेसबुक पर 5.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं।
मैं नरेंद्र मोदी को फॉलो करती हूँ, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। और अगर मैं उन्हें ऑपोजिशन से कंपेयर करूँ तो उनकी स्पीच एंड उन्होंने जो हमारी इमेज बनाई है एक इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। मैं कांग्रेस को पर्सनली। तो ऐसा कोई तो नेता है नहीं, लेकिन ओनली मोदी जी फॉलो करते हैं। हाँ। सोशल मीडिया पर किस नेता को फॉलो करते हैं आप? हम नरेंद्र मोदी, योगी और किसी को नहीं। आज के दौर में सोशल मीडिया को अगर देखा जाए तो नेता की उम्र से ज्यादा सोशल मीडिया पर उनके कनेक्ट के जरिए वो युवाओं के साथ संपर्क में रह सकते हैं। वोटर्स का मन क्या अपने पहले वोट को लेकर निर्णय केवल और केवल अपनी सोच के आधार पर लेता है? आसपास के क्या और भी फैक्टर्स उसके इस निर्णय लेने के प्रोसेस में काम करते हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए। देखते हैं, मैं जिसको वोट करूंगी उसकी गवर्नमेंट आती है भी या नहीं, क्या पॉलिटिक्स में क्या किसने क्या काम करा है, कैसे करा है, ये सब चीजें नोटिस करके उसके बाद वोट डाला जाएगा। एकदम से ऐसे तो नहीं डाल सकते। वोट डालने जाऊंगा तो सर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी यूथ के लिए कितना करेगी सर, मतलब वो इन फ्यूचर क्या काम करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी इतना कुछ नहीं कर पाएंगे जितना कुछ मोदी जी ने किया है। लोकतंत्र के महाउत्सव कहे जाने वाले चुनावों में पहली बार मतदान करना गौरव की बात है और ये फर्स्ट टाइम वोटर्स की बातों में भी झलकता है। सबको अपना अपना कल्चर पसंद रहता है, वो मतलब कल्चर से रिलेटेड काम करते हैं। राम मंदिर बनवाया और फिर महिलाओं को भी मतलब सपोर्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो है ग्रोथ, प्रोग्रेस, जो सिर्फ ना ही मेरी है पूरे कंट्री की भी, और इस वजह से मैं वो एक छोटा पिलर बनना चाहता हूँ जो इसमें हेल्प करेगा पूरे कंट्री को। नए व्यस्त हुए वोटर्स क्या मतदान करते हुए अपने परिवार के विचारों से प्रभावित होते हैं? जब निर्णय लेना होता है वोट करने का, घर वालों का भी उस पर असर होता है? स्वयं होता है, बिल्कुल होता है। सिक्योरिटी को लेकर, महंगाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, ऐसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो घर में चलते रहते हैं और होता है, वो चीज दिमाग में बैठती है। फर्स्ट टाइम वोटर्स अपने उम्मीदवार के बारे में कितना जानते हैं? क्या वो वोट देने से पहले अपने उम्मीदवार के बारे में जानकारी हासिल करते हैं? पहली बार वोट डालना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तैयारी है पूरी? हाँ जी। क्या इशू किस मुद्दे पे वोट? मोदी जी पे। यहाँ से कैंडिडेट कौन है? यहाँ से तो कोई बात, बस मोदी जी पीएम बने इसके लिए आप वोट करना चाहती हैं। ये चीज बताइए कि आप लोग जानते हैं कि आपकी सीट से कौन उम्मीदवार है? जी मैम, अभी तो इतना मुझे आइडिया नहीं है। युवाओं का पहला वोट पाने के लिए हर पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन युवाओं के सामने किसकी छवि बेहतर है और वो किसकी गारंटी पर अधिक विश्वास करना चाहेंगे। चुनाव में पक्ष और विपक्ष के बीच कड़ी टक्कर है, एक एक वोट कीमती है। फर्स्ट टाइम वोटर्स में अपने पहले वोट के लिए उल्लास है, उमंग है, उत्साह। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।